नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल की 2 दिन की यात्रा न केवल भारत और इजराइल में बल्कि दुनिया भर में ही और हमारे आस-पड़ोस में अगर देखें तो पाकिस्तान, उसमें भी पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। खास तौर से पाकिस्तानी सेना, उसकी नज़रें टिकी हुई थी कि रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए कौन-कौन से समझौते इजराइल और भारत के बीच में होते हैं और उनका किस तरह का प्रभाव पाकिस्तानी सेना पर और उसके कुल मिलाकर के जो षड्यंत्र साजिशें होती हैं उन पर पड़ने वाला है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से वहाँ पर सम्मान हुआ है और उससे भी अहम बात ये कि जिस समय मोदी जी इज़राइल के दौरे पर थे, नई दिल्ली में इज़राइल के साथ ही एफटीए डील पर वार्ता आगे बढ़ रही थी। पहले भी 2021 में शुरू हुई थी पर 2023 में शिथिल पड़ गई थी, लगभग बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हुई है। तो एक तो आज इस पर चर्चा करेंगे, इज़राइल का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का कितना अहम है, इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, रहने वाले हैं। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव से नई दिल्ली की वापसी कर रहे हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के लिए टेक ऑफ कर रहे हैं। तो एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि जो विदेशी डिग्निटीज हैं, उनके दिल्ली के दौरे बंद नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति होकर के गए हैं, उससे पहले यूरोपियन यूनियन के दोनों शीर्ष नेतृत्व उर्सुला और आपके कोस्टा होकर के गए हैं, दोनों के साथ डील हुई हैं और अभी कनाडा के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। तो इन दोनों पर भी बातचीत करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर, जिनके लिए वो जाने जाते हैं एक्चुअल में बयानों के लिए, उन्होंने फिर एक बयान दे दिया कि सीज फायर ना करवाता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते और जिनमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी निपट गया होता। तो बड़े अच्छे-अच्छे बयान आजकल डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, तो इनका मर्म क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और आप ही के लिए जुड़ रहे हैं आदित्य सत्संगी जी अमेरिका से। तो उनको जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अभिनंदन आपका। तो सबसे पहले तो मैं इज़राइल दौरा कुल मिलाकर के इसके इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं, उपलब्धियाँ क्या हैं, ज़रा इस पर आप थोड़ा-सा रोशनी डालें। थैंक यू। देखिए, इज़राइल के साथ भारत के 16 एग्रीमेंट साइन हुए हैं टोटल और सबसे बड़े एग्रीमेंट मेरे हिसाब से ऑन द एग्रीकल्चर साइड। वेपन्स का तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो सबको मालूम भी है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर की तरफ आने वाला है। रीज़न इज़ कि जो ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक फार्मिंग का जो डिबेट है भारत में, और भारत का जो 90% एग्रीकल्चर इज ऑर्गेनिक, एक्चुअली 95% इज ऑर्गेनिक, और एक ही सॉइल के छोटे से सॉइल के टुकड़े पे, क्योंकि भारत में छोटे खेत बहुत हैं और उन्हीं से ज़्यादा उत्पाद होती है, बड़े खेत नहीं है भारत में, तो इजराइल का एग्रीकल्चर मॉडल सूट करता है भारत को। अमेरिका का जो एग्रीकल्चर मॉडल है वो काफ़ी कॉर्पोरेटाइज है, मतलब 33 करोड़ लोग में 60 लाख लोग सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं। ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ, डेयरी की नहीं बात कर रहा हूँ, पोल्ट्री की नहीं, बाकी वो एग्रीकल्चर माना भी नहीं जाना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ भूमि से निकलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। उसमें अमेरिका में सिर्फ 60 लाख लोग हैं जो बड़े फार्म्स पे बड़े इक्विपमेंट्स लेके करते हैं और इसके लिए उनको काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। भारत के साथ ऐसा नहीं है। छोटा किसान जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, सब्सिडाइज वे में खरीदता है, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। किसी भी सीज़न में 60 से 75 हज़ार रुपये उसको खर्च करना पड़ता है सीड्स के ऊपर। तो यहाँ पे इजरायली एग्रीकल्चरल टेक पे जो कोलैबोरेशन है भारत कृषि अनुसंधान केंद्र का, दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
बिकॉज वो इम्पैक्ट करता है ऑलमोस्ट 60 करोड़ भारतीयों को। मतलब 60 करोड़ बोल रहा हूँ, 600 करोड़, मतलब जो हमारा 100 करोड़ में से 60 करोड़, 60% पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पैक्टफुल डिस्कशन जो है भारत का और इसराइल का है, वो है वेपन्स के ऊपर, जिसमें आप देखते हैं कि ऑल द मेजर टेक मिसाइल प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया वो इजरायली है। जैसे कि मीडियम रेंज एंटी एयर मिसाइल, फिर उसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी रैमपेज हम यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं बराक 8, जिसको हम मीडियम रेंज बोलते हैं, स्मॉल लॉन्ग रेंज बोलते हैं कभी कभी। प्लस हमारे जो रेडार्स हैं इंक्लूडिंग A50 जो हम यूज़ करते हैं उस पर IL-76 पे, वो भी इजरायली है, एल्टा के बने हुए हैं। तो इसलिए इसराइल के साथ हमारा सर्वेलेंस एम्यूनिशन पे बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। दैट इज सेकेंड एग्रीमेंट्स। थर्ड एग्रीमेंट है हमारा स्ट्रेटेजिक स्पेस में, जहाँ पे हेक्सागन बनाया है भारत, कतर, फिर उसके बाद अभी सोमालीलैंड। अगर आप इनको इंक्लूड करते हैं, इट क्रिएट्स ए इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द IMEC कॉरिडोर। ये 3 बड़े एग्रीमेंट्स हैं। आपने शुरुआत में मेंशन किया कि सारे लीडर्स आजकल भारत आ रहे हैं। आप भूलिए मत इसको कि रॉथस्चाइल्ड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारत के सीट ओवर देयर। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड जो परिवार है वो मोनार्की को कंट्रोल करता है। जहाँ पे मोनार्की का ध्यान जाता है वहीं पे आपका अदृश्य राज्य पहुंचता है। इसका मतलब ये है अदृश्य राज्य अब भारत की को अपना गढ़ बना रहा है। आप ये देखिए कि अदृश्य राज, द ग्लोबल अदृश्य राज इज गोइंग टू सिट इन इंडिया, क्योंकि जहां उसको पैसा दिखता है वहीं पहुंचता है वो। उसको अमेरिका में पोटेंशियल दिखा, वहां रहा। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अदृश्य राज के साथ पंगा किया, या उनके लिए पहले काम किया फिर उनको अपोज भी किया, अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई, तो ब्रिटिश मोनार्क ने ध्यान भारत की तरफ कर दिया। इसलिए भारत को थोड़ा सचेत रहना भी पड़ेगा, क्योंकि उसी के टूल किट रहते हैं बिल गेट्स और अदर दिस काइंड ऑफ पीपल। ये पूरा जो सफ़ेद फाइल्स बोला था मैं उसको, सफ़ेद फाइल का प्रकरण ये इसीलिए किया गया था कि इजराइल इन सबको एक्सपोज करे, और उन्हें किया अच्छी तरह। प्लस अभी ईरान का जो वॉर लोड हो रहा है, जो डिमांड्स दी अमेरिका ने, उसके लिए भारतीय प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इजराइल बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। क्योंकि या तो इजराइल शुरुआत करेगा, उसको बोल रहा है अमेरिका कि आप शुरुआत करो हम डिफेंड करेंगे, या और इजराइल बोल रहा है आप शुरुआत करो हम डिफेंड करेंगे। इन दोनों कंडीशंस में इजराइल को बहुत नुकसान है, बिकॉज ईरान का डायरेक्ट अटैक रहेगा इजराइल की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, और इजराइल इस बार प्रिपेयर्ड भी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट सॉलिडिफाइज वो रिलेशनशिप को। तो इसलिए आई थिंक यू आर लुकिंग कि हम लोग को दिखेगा कि भारत और इजराइल स्ट्रेटेजिक स्पेस में वेस्ट एशिया को कंट्रोल और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं ओपनिंग अपने रिमार्क्स में। गहरा राज्य, डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, अदृश्य राज्य जिसको बोलते हैं, उसकी दिलचस्पी अचानक भारत में बढ़ी है। तो ये फायदेमंद होगा आगे चल कर के, या जिस तरीके से ये अमेरिका के शासकों को अपने प्रेशर में लेता रहा और उनको मजबूर करता रहा कि इनके हितों के अनुरूप नीतियां तैयार करे और उसी के अनुरूप बिहेव करे, उसी तरह के खतरे क्या भारत में भी आगे चल करके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए क्या है कि भारतीयों का स्वभाव थोड़ा हम्बल रहता है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न। हम इजीली लोगों को प्रेज बहुत करते हैं। द ओनली वे आप कंट्रोल कर सकते हैं अदृश्य राज्य को कि उसको अपनी जगह दिखा के रखें हमेशा। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप अवॉइड करेंगे तो आपके विरुद्ध खेलेगा वो। आप उसके साथ ही रह सकते हैं, जैसे क्या होता है डांसिंग विद द डेविल, यही कर सकते हैं। हमारे चाणक्य नीति में बोलते हैं कि कुछ दुश्मनों को पास भी रखा जाता है, और जैसे वो शत्रु बने उनको सिर काट दिया जाता है। तो जब तक दुश्मन है ठीक है, इनका दुर्भाव चलता है, जैसे ही शत्रु बने काट दिया जाता है उसको। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा टेस्ट, भारत की चाणक्य नीति कितना फॉलो करते हैं हम लोग, क्योंकि ये अवॉइड नहीं कर सकते आप। इसने अपना गढ़ बदल दिया है अभी इसका गढ़ अमेरिका नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही जगह को छोड़ता है, नोचने के बाद छोड़ देता है वो। ये निचोड़ता है, नोचता है, खाता है, फिर छोड़ देता है।
और इसी तरह इसने मोनार्की को भी कंज्यूम कर लिया, इसने अमेरिका को भी कंज्यूम कर रहा है वो, और जहाँ जहाँ उसको दिखता है कि पोटेंशियल है वहाँ पे पहुँचता है। तो इसलिए अब ये भारत में है तो भारत के लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी नेचुरली लेकर आता है। तो बाकी जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगी। खराब इसलिए है क्योंकि ये आपको ही खाएगा, ये दीमक है, ये खोखला कर देगा अंदर से। तो इसलिए अगर जैसे बोलता हूँ ना कभी कभी, वैक्सीन को किसी वैक्सीन मतलब जो कोविड को किसी वैक्सीन ने नहीं मारा, हल्दी ने मार दिया, है ना। तो हल्दी अगर हम अपने एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि इस तरह का कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी हम लोग करते रहें बार बार, ये कंट्रोल में रहेगा। इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। ये आपको बेनिफिट बहुत देगा, लेकिन जब नुकसान पे आएगा तो वो जड़ उखाड़ देगा। तो बिल्कुल ये सही जो किया। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना कि जितने भी सो कॉल्ड नेशनल लीडर्स गले लगाते हैं, इमेजेस पब्लिश करते हैं मुस्कुराते हुए, उस तरह की इमेजेस कभी पब्लिश नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं सिर्फ एज एन ऑथर बता रहा हूँ, मेरे यही बुक्स रहती हैं, पॉलिटिक्स पे बुक्स रहती हैं एंशंट। क्योंकि ये लोग जो हैं जिनके साथ आप फोटो खिंचा रहे हैं, ये लोग आपको ये फोटोग्राफ्स हॉन्ट करेंगे बाद में। ये आपको लोग इसको यूज करेंगे अच्छी तरह। बहुत अच्छे मित्र हैं, किसी फैमिली यहीं पे रहती है, तो मेरा उनसे भी अनुरोध होगा फोटोज पब्लिश ना करें कहीं पे, क्योंकि ये फोटोज यूज की जाएंगी। क्योंकि जैसी कोई सही बैड है। न्यूज आएगी उस पर एट्रोसिटी लिटरेचर बनता है, और एट्रोसिटी लिटरेचर को यूज किया जाता है। तो देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, वो यही कर रहे हैं अभी इस समय, उनको आर्टिकल्स लिख रहे हैं इस समय। इंसिडेंट अभी हुए नहीं है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, क्योंकि उनको सही समय पे 15-20 छप जाएंगे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में विद दीज आज फोटोग्राफ्स। आजकल तो वैसे भी एआई का जमाना है, उससे वो कुछ का कुछ जनरेट कर लेंगे। करेक्ट, करेक्ट, खतरे की बात है। आदित्य जी, ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान क्यों दिया है कि मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा? एक्चुअली क्या है कि जब से इन्होंने मोनार्की से फाइट ली है, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को कंट्रोल करता है, ये उसी अदृश्य राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही है। आप उनसे लड़ नहीं सकते ओपनली, क्योंकि वो सारे असैसिन्स हैं, ये हैं, आप कब तक बचोगे। और तो इसलिए उनका स्टेटमेंट एकदम सही है कि कोई बचा नहीं सकता उनको, अगर ये लोग उनके पीछे आएंगे। और कहीं ना कहीं उनको धमकी दी गई होगी, ऐसा नहीं है कहीं पे देखा कि उनको बोला गया होगा। जैसे आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था जब उन्होंने डिसएग्री किया था यूएस के साथ, चाहे मेरा पर्सनल नुकसान हो जाए, मुझे पता है मेरा पर्सनल नुकसान होगा। होगा। ये वही वाली धमकी है। क्या मोदी जी तो बहादुर है, उन्होंने हंसी में उड़ा दिया उसको, जबकि सीरियस बात थी। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह शंघाई कोऑपरेशन से एससीओ का कुछ रिपोर्ट्स आई थी बाहर, किसी ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन आई थी। लेकिन मोदी जी डिब्रूगढ़ में C-130 में उतरे सड़क के बीच पे, ओके। तो वो बहादुर है, ये डरपोक है, तो इसलिए बोल दिया। उससे क्या हो जाता है, दूसरा खुश हो जाता है, तो और भी खुश हो गए। फिर अभी इसके बाद वापस आ गया, नाउ ही इज बैक इन द फोल्ड। तो उसने वापस बोला 35 प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को खतरा है, क्योंकि यही नैरेटिव है अदृश्य राज्य का कि पाकिस्तान को बचाना है। रॉथस्चाइल्ड्स का यही उसका प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि द रीज़न इज कि उनका लॉन्ग टर्म प्लान है कि सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज पे ऑक्यूपाई करना। तो लॉन्ग टर्म अगर सेंट्रल एशियन के रिसोर्सेज कंट्रोल करना, वो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं, कैस्पियन सी की पाइपलाइन कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग द रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन इन तुर्कमेनिस्तान, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि यूएस पूरा डिपेंडेंट है। अब इतने लोगों से लड़ चुका है, इतने सैंक्शंस लगा चुका है, लोग इसको बेचने के लिए तैयार नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम है, इसके लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। क्योंकि अगर रेयर अर्थ नहीं हुआ तो अमेरिकन इंडस्ट्री ठप, क्योंकि हाई जितना भी इंडस्ट्री हाई मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग होता है, रेयर अर्थ पर डिपेंडेंट है। और किसके एग्रीमेंट सबसे ज्यादा साइन हो रहे हैं,
भारत के। भारत बिल्कुल चीन से भी ले रहा है, भारत अमेरिका से भी ले रहा है, साउथ अमेरिका से भी ले रहा है। तो जो वेरेवर द मनी इज फ्लोइंग इजीली, उस तरफ जाएगा ना अदृश्य राज्य। वेयर मतलब बोलते हैं ना, कहावत होती है, वेयर मनी फ्लोज अटेंशन गोज। तो जहां पे पैसा जा रहा है वहीं पे अदृश्य राज्य घूमता है। तो भारत की तरफ आ रहा है, तो इसलिए सब लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। अमेरिका से जा रहा है क्योंकि अमेरिका में कुछ है ही नहीं लैंड में। जो भी लोग बोलते हैं तेल है, शेल है, ये सब तो बहुत ही एक्सपेंसिव एक्सट्रैक्शन है। लैंड इज नॉट रिच, क्योंकि पेड़ पौधों से पता लग जाता है कि लैंड रिच है कि नहीं है। फल उगता नहीं है नेचुरली, आपको सीड्स लाने पड़ते हैं दूसरे देशों से। अदर देन फ्लोरिडा, सम पार्ट्स ऑफ टेक्सास, सम पार्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया, कहीं भी फूड ग्रोइंग पॉपुलेशन नहीं है, सारी बाहर से लाई गई है। दिस शोज कि लैंड इज नॉट रिच। लैंड में सोना है, अब सोना को खा तो नहीं सकते आप। सही है। ये मैं जरा दर्शकों से एक जानकारी शेयर करूं, उसके बाद सवाल पर आता हूं। ये देखिए, ये 2025 में फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे एआई समिट में, अमेरिका भी गए थे। वो फरवरी यानी 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी और फरवरी में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था। उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी कि फरवरी में कुछ ऐसा हुआ है मीटिंग में जो ठीक नहीं था, वहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई थी। फिर अप्रैल 25 में 3 से 6 तारीख तक थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर गए। अप्रैल में ही सऊदी अरब गए। जून में वो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए। जुलाई में घाना, ट्रिनिडाड, टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया गए। जुलाई 25 में यूनाइटेड किंगडम, जब एफटीए साइन हुआ था, और मालदीव की यात्रा पर गए। अगस्त सितंबर 25 में प्रधानमंत्री जापान गए और फिर जो एससीओ का शिखर सम्मेलन था, जहां पुतिन और सी जिनपिंग से वो बड़ी महत्वपूर्ण हंसी ठट्टे वाली तस्वीरें आई थी, और जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप और उनके जितने भी कर्ता धर्ता थे उनकी नींदें उड़ी थी। फिर नवंबर 25 में वो भूटान की यात्रा पर गए। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका गए। दिसंबर 25 में वो जॉर्डन, इथोपिया, ओमान गए। और ये सारे दौरे जो हैं, ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका, हिंद प्रशांत क्षेत्र, कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के रहे। अब जरा 2026 के उनके अब तक के दौरों पर देखें, इन 2 महीनों में, तो वो अभी 7-8 फरवरी को मलेशिया गए थे और अब 25-26 फरवरी को वो इजराइल के दौरे पर थे। और सब देशों में जहां भी जाते हैं, वो एग्रीकल्चर हो, ऊर्जा हो, तकनीक हो, जो साझेदारी है। अब जैसे इजराइल गए थे तो आयरन डोम से लेकर के तमाम चीजों पर चर्चा हुई और एफटीए की समानांतर मीटिंग नई दिल्ली में चल रही थी। तो क्या हम ये माने आदि जी, हालांकि इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, कि प्रधानमंत्री अंत तक प्रयत्न कर रहे हैं राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, और अगर उन्होंने एक टारगेट तय किया है कि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो वो हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठे हैं कि अपने आप बन जाएगा। उसके लिए वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय हितों को साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले कोई भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं था जिसने कोर भारत की गरीबी का कारण समझा। कोई भी नहीं, ना वाजपेयी, ना कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी, अब सब फर्स्ट बोलना पड़ेगा, सच सच होता है, किसी ने नहीं प्रयत्न किया।
और ना मैं लेफ्ट विंग का हूँ, ना मैं राइट विंग का हूँ, ना मैं कोई भारत में किसी पार्टी का वोटर हूँ। मैं अमेरिका में भी किसी पार्टी का वोटर नहीं हूँ, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट हूँ ना। हमारा धार्मिक विंग है, अलग विंग होता है। तो मैं इंडिपेंडेंट तरीके से बात करता हूँ कि अगर भारत की सुरक्षा करनी है, भारत की सुरक्षा शुरू होती है सीरिया के कोस्ट पे, वियतनाम के कोस्ट पे, रशिया के सदर्न बॉर्डर पे, वहां पे भारत की सुरक्षा शुरू होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी, अब क्या है कि सीरिया का कोस्ट कौन कंट्रोल करता है? इजराइल कंट्रोल करता है, यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रोल करता है। तो भारत को पूरे विश्व में तो फैलना ही पड़ेगा। ही इज द मोस्ट एक्टिव पर्सन जिसने भारत की गरीबी का मुख्य कारण जाना कि भारत की गरीबी बढ़ी कि जब उसके ट्रेडिंग डेस्टिनेशंस को असुरों ने कंट्रोल कर लिया, प्रॉब्लम ये जितने भी अपोजिशन ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारे जो ट्रेवल्स कर रहे हैं, आप सबकी डेटा देखिए, स्पेसिफिक आउटकम्स, स्पेसिफिक रिजल्ट, स्पेसिफिक मीटिंग्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, इतना तो कॉर्पोरेट के लोग भी डिसाइड नहीं करते जितना प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट के लोग भी थोड़े अय्याशी में जाते हैं कि 15% बिल्कुल। वर्क, 85% अय्याशी। यहाँ पे तो टोटल वर्क। अब मेरे को याद है 2016 में मैं मैक्सिको सिटी में था और प्रधानमंत्री मोदी की 15 या 16 में विजिट हुई थी मैक्सिको सिटी में। पेरे नियातो वहां के प्रेसिडेंट थे। मात्र 4 घंटे के लिए आए प्रधानमंत्री और प्लेन के अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए। मतलब मीटिंग करने के बाद प्लेन में, होटल में नहीं रुके कहीं पर भी। वो आपको याद होगा शुरू के दिनों में वो कभी किसी होटल में नहीं रुकते थे, प्लेन के अंदर ही रुकते थे। तो बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही डेटा दिया है। दर्शकों को बड़ा प्राउड फील होना चाहिए कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक्चुअली समझते हैं कि मनी कंट्रोल डिसाइड्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। जब आपके पास सेना ना हो तो उन्होंने पैरेलल सेना ही डेवलप की। आपको याद होगा अभी अभी 42 डेज एक शिप ऐड हो रहा है नेवी में, एवरी 42 डेज। शायद अभी और ऑर्डर्स दिए जाएंगे क्योंकि वो लाइन अभी खत्म होने वाली है। सो पहले उन्होंने इकोनॉमी वीक थी, उन्होंने ये कंट्रोल किया। अब नेवी को स्ट्रांग किया जा रहा है तो इकोनॉमिक्स बिकम मोर स्ट्रांगर। तो शायद उनको रिजल्ट्स अभी इमीडिएटली दिखाई ना दे, बट इट इज डेफिनेटली अ स्टेप टुवर्ड्स विकसित भारत, बिकॉज द विकसित भारत विल स्टैंड ऑन फ्रेंडशिप एंड शेयर्ड रिसोर्सेज ऑफ द वेस्ट। और जो लोगों ने लूटा था वापस भी तो लाना है। सही आप बात क्यों है। भूल रहे हैं? जो लूटा गया है उसको वापस भी लाना है। तो इसलिए व्हाट ही इज डूइंग इज बिल्कुल राइट एज हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का यही पर्पस होता है, उसका काम लोकल पॉलिटिक्स नहीं होता। वो काम पार्टी का है, वो काम चीफ मिनिस्टर्स का है, वो काम बाकी लोगों का है जो देश को संभाले। तो ही इज डूइंग द राइट थिंग। 2024 का भी मैं अपने दर्शकों को जरा दिखा दूं। जिस साल में चुनाव था लोकसभा का, संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में, इटली चुनाव के तुरंत बाद जून 2024, और फिर रूस, ऑस्ट्रिया, मॉस्को में जो 22वीं रूस और भारत की शिखर वार्ता थी उसमें हिस्सा लिया। और 41 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया गया। फिर पोलैंड और यूक्रेन का दौरा अगस्त 24 में, और युद्ध के बीच में यूक्रेन की कीव की यात्रा की थी। ट्रेन से गए थे ट्रेन से गए थे वो। अमेरिका में सितंबर 24 में वो क्वाड शिखर सम्मेलन और जो भारतीय समुदाय को संबोधित किया था, एस जयशंकर ने यूएन असेंबली को संबोधित कर लिया था। वहां के एक सेशन में बस प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था, वरना आपको याद होगा कि जो बाइडेन उस समय तक राष्ट्रपति थे तो उनके आवास पर वो क्वाड की शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। तो इतने सक्रिय होते हैं प्रधानमंत्री, और उम्र क्या हो रही है अब उनकी 75 में वो देश के लिए कितने देशों की यात्रा कर रहे हैं और कितना बिजी शेड्यूल होता है। अभी आदित्य जी ने बताया कई बार तो विमान में ही रातें बीतती हैं और अगले डेस्टिनेशन पर सुबह ही सुबह पहुंचते हैं अगले देश में। दिन भर वहां उनकी शिखर वार्ताएं चलती हैं, दूसरे सीईओ से मीटिंग चलती हैं, शाम को फिर अगले देश के लिए उनका विमान टेक ऑफ कर जाता है। यानी रात्रि का जो खर्चा है होटलों का और तामझाम दूसरा, उसको भी बचा देते हैं। और यहाँ बड़ी टुच्ची राजनीति होती है उनके दौरों को लेकर के
बड़ी अभद्र टिप्पणियां कर दी जाती हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम के आखिर में जरा इस पर आ जाएं, कनाडा के प्रधानमंत्री आ रहे हैं आदित्य जी, क्या उम्मीद लेकर के आ रहे हैं और भारत के अगेन कनाडा से कौन से हित सधेंगे, क्योंकि ट्रूडो ने तो सत्यानाश करने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी और उनके बाप के समय भी एक बहुत बड़ी विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें 300 से ज्यादा यात्री समुद्र में ही समा गए थे और उसमें किसका हाथ था और उनको किस तरीके से वहां कंधे पर उठा करके ये लोग घूमते रहते हैं, किस तरह प्रश्रय देते हैं। तो क्या मार्क कॉर्नी के समय हम उम्मीद रखें कि ये जो खालिस्तानी तत्व हैं इन पर कोई अंकुश लग पाएगा या ये बिल्कुल। ऐसे ही चलेगा और जो हमारा व्यापार है वो किसी तरीके से फिर बहाल हो जाएगा और रिश्ते मामूल पर आ जाएंगे? ये कनाडा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। 42 मिलियन तो लोग हैं, प्लस ज़्यादातर वो ब्रिटिश क्राउन की कॉलोनी है। खालिस्तानी टेररिस्ट ये सब लोगों को प्रमोट करता है। खालिस्तानी टेररिस्ट को जो उसका है तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। वो इसलिए आ रहे हैं कि ही वांट्स टू सेल हिज यूरो नेम बेसिकली। $3 बिलियन की डील है, उसके लिए आ रहे हैं वो। और मार्क कार्नी के का लड़ाई चल रहा है यूएस के साथ भी, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन इज अफेक्टेड, तो ब्रिटिश क्राउन लड़ाई लड़ रहा है, तो इसलिए उनका लड़ाई चल रहा है यूएस के साथ भी। तो इंडिया इज द ओनली ऑप्शन। अभी टकर कार्लसन का एक इंटरव्यू हुआ तो दी पूरी दुनिया सिर्फ बात कर रही है इंडिया की, बिकॉज इट इज द लार्ज मेजर डेमोक्रेटिक मिलिट्री पावर विद न्यूक्लियर वेपन्स, विद ए ह्यूज सेफ्टी रिकॉर्ड, क्योंकि इसीलिए बस भारत की बात हो रही है। तो कनाडा तो आप सोच लीजिए थाने है, थाने का सबर्ब है पूरा देश। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट इज अनइनहेबिटेबल। तो मैं तो उसको बोलूंगा कि इसका भारत कुछ और लॉज प्रोड्यूस करे, इक्विवेलेंसी डिफाइन करे कि तो फिर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इज इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे होना चाहिए। पॉपुलेशन आप कितनी डेमोग्राफी कंट्रोल करते हो उस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। आई थिंक भारत फॉरेन ऑफिस हैव टू बी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज टू डिसाइड। देखिए कनाडा के साथ एग्जिस्टेंशियल इश्यूज है। विदाउट अमेरिका इट कैनॉट सर्वाइव, विदाउट यूके इट कैनॉट एग्जिस्ट। एक है सर्वाइव, इट कैनॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1985 में उसका बनी है कंट्री, प्रॉपर कंट्री 1985 में बनी है, 1950 से बनी है। सो कनाडा का विजिट इज मोस्टली फॉर द यूरेनियम डील, और दूसरा कि अमेरिका के साथ भारतीय एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कनाडा इज ए गुड राउट। ठीक है, यूएस जो है अपनी इकोनॉमी को 2 बार डबल काउंट करता है। एक बार कनाडा को एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट कर लेता है, दूसरा मैक्सिको को एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट कर लेता है। अगर मैं दोनों एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को निकाल दूं तो $1 ट्रिलियन चला जाता है यूएस इकोनॉमी से। या वो $1 ट्रिलियन जो है, $2 ट्रिलियन है, वो $1 ट्रिलियन रह जाएगा, आधा रह जाएगा, बिकॉज ये लीगलाइज लार्ज स्केल हवाला ट्रांजैक्शन है। तो अगर मैं इस ट्रेड को कनाडा से निकाल दूं तो कनाडा में कुछ बचता ही नहीं है। दैट्स व्हाई $2.5 बिलियन की डील के लिए फ्लाई करके आ रहे हैं इंडिया। बिल्कुल। आजकल तो सीन बदल गया है, $2.5 बिलियन तो हम लोग देखते भी नहीं है। और भारतीयों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इतना सारा जो पैसा आपको दिखाई देता है वो ऐसा होता है कि सूखी जमीन में बूंद पानी, इतने पैसे की जरूरत है भारत को, समझे आप। तो वो इंटरनली आप जनरेट नहीं कर सकते। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट आप दिखा रहे थे ओमकार जी, इट इज सो क्रूशल कि हर तरफ से बूंद 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 करके आप जो घड़ा भर रहे हैं, यही घड़ा खाली हुआ था पहले भारत से, सही है। चोरी करके ले जाया गया था। और या तो आप लड़के लें, उसमें रिसोर्सेज ज्यादा खर्च होते हैं, या ऐसी सिचुएशन बनाए कि वो खुद ही आपको दे दे आके। एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो जस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी। और क्या होता है ना, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, उसमें रिसर्च नहीं लगती, उसमें सिर्फ चाय का कप लीजिए और क्रिटिसाइज शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको बिहाइंड द सीन देखना है तब मेहनत लगती है, वहां पे पानी का ग्लास चलता है, वहां पे चाय नहीं चलती। तो इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने से पहले फैक्ट्स देखिए, जो आपने दिखाए भी हैं अभी एक्चुअली। मैं तो बिल्कुल शॉक था सही ओमकार जी, बात है। क्योंकि आई वाज विटनेस टू दैट ट्रिप, मैं वहीं पे था।
कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी लंबी फ्लाइट लेके बैठे हुए हैं, 4 घंटे का विजिट है, 2 घंटे की मीटिंग है, प्लेन के अंदर ही है, निकल के बलिस के लिए। सही है आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मजेदार घटनाक्रम चल रहा है, भारत लीडिंग रोल में दिखाई दे रहा है, सबकी उम्मीदें नई दिल्ली से जुड़ गई हैं, सबकी विजिट यहाँ हो रही है, तो हमारी पीढ़ी तो आनंद ले रही है। जिसने इस देश इंद्रप्रस्थ है, वो इंद्रप्रस्थ बनाए इसीलिए क्या है, हाँ हाँ इंद्र बिल्कुल का जगह है, वो दुनिया का मेरी बुक में भी है, इट इज जहां भी इंद्रप्रस्थ होगा, जिसके साथ होगा वो देश जीतेगा। इतिहास देख लीजिए आप। चलिए साहब, बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर टिप्पणी करने के लिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। और आदित्य जी का चैनल है सत्योलॉजी, आप देखते भी होंगे और नहीं देखते हैं तो देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।